सर, ये चलकुस्सा प्रखंड के निर्माण में आज मैं देख रहा था गूगल पे, विकिपीडिया में भी आपका नाम आ रहा था। तो फिर आप विधायक से फिर मुखिया चुनाव लड़ने का मुख्य कारण क्या है? कहते हैं कि आदमी अच्छा है, संघर्षशील है, लेकिन वोट देने वक्त गोमो गया के बीच में एक पैसेंजर गाड़ी चलाया। नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी को फिर से एक बार अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। आज मैं एक ऐसे व्यक्ति से आप लोगों को रूबरू कराने जा रहा हूं जो कोडरमा, हजारीबाग और गिरिडीह यहाँ तक झारखंड प्रदेश में किसी पहचान के मोहताज नहीं है। हम जिस शख्स का बात कर रहा हूँ वो हैं चौबे पंचायत के पूर्व मुखिया श्री जयदेव चौधरी जी। आपका मेरे चैनल में स्वागत है। धन्यवाद। आप अपने बारे में कुछ बताइए। मैं सबसे पहले पकड़ न्यूज के चैनल को अपने तरफ से अपने ग्रामवासियों के तरफ से मैं इनको धन्यवाद देता हूं। आप अपने जीवन संघर्ष के बारे में बताइए सर। मैं सबसे पहले तो आपको बताऊं कि अपने जीवन में हमको दो माँ हैं। एक माँ जिससे पैदा लिए हैं और दूसरी माँ ये चौबे की धरती माँ है, जिस पर हमने पैदा लिया, जवान हुआ, अब बुढ़ापे की ओर अग्रसर हैं। इसलिए मैं अपने धरती माँ को भी प्रणाम करता हूँ, अपनी माँ को भी हृदय से प्रणाम करता हूँ और आपके इस चैनल को भी अपने तरफ से बधाई देता हूँ। सर, मुझे अभी जब लोगों से बात कर रहा था, आपके बारे में जानने का कोशिश कर रहा था, तो आप इस चलकुस्सा प्रखंड को बनाने में आपका बहुत बड़ा योगदान है। इस चौबे क्षेत्र में जो रेलवे स्टेशन है, जो यहाँ पे बहुत सारी ट्रेनें रुक रही हैं, इसमें भी आपका बहुत बड़ा योगदान है सर। तो आप हमारे दर्शक को थोड़ा डिटेल में बताने का कोशिश करें कि आपने किस तरह से संघर्ष किया अपने जीवन में और इस तरह से मुकाम पाया सर। मैं अपने जीवन काल के बारे में मैं बताना चाहता हूँ कि मैं 20-21 वर्ष की उम्र में 20-21 वर्ष की उम्र में समाज के सेवा करने के लिए जो व्रत उठाया था उसका प्रारंभ किया। मैं 20-21 वर्ष की उम्र में चौबे ग्राम पंचायत का मुखिया हुआ और उस समय चौबे जो आज 2 पंचायत है वो एक पंचायत था। मैं मुखिया बनने के बाद हमारे सामने मुखिया कब बने थे सर? 1978। मैं 1978 में मुखिया बना और 1980 में भुवनेश्वर मेहता एमएलए बने बरकट्ठा से। उसके बाद हम लोगों ने खगेंद्र प्रसाद जो प्रमुख थे उसको अविश्वास प्रस्ताव में गिरा करके हमने अविश्वास प्रस्ताव पारित करा दिया था और प्रमुख बनते बनते मैं रुक गया। अब मैं आपको बता दूं कि 1983 के 1 जनवरी 1983 से मैं रेलवे आंदोलन शुरू किया और रेलवे आंदोलन पीछे मुड़ के नहीं देखा। मैंने आगे चलते चलते तकरीबन 33 या 34 याद नहीं है, 33 या 34 बार मैं जेल गया और अपने साथ भारी काफिला लेकर के, भारी जनता को लेकर के, जो आंदोलनकारी जनता थी उसको लेकर के मैं जेल गया। मैं कोडरमा जेल गया, गया जेल गया, धनबाद जेल गया, गिरिडीह जेल गया। ये चारों जेलों
में मेरा आना जाना लगा रहा और 1 जनवरी 1984 को 147 अप 138 डाउन 147 अप सवारी गाड़ी और 148 डाउन सवारी गाड़ी गोमो गया के बीच में, जो मेरा डिमांड था कि गोमो गया के बीच में गाड़ी चलाओ, वो गाड़ी चली। उसके बाद आंदोलन चलता रहा, लड़ते रहे। उसके बाद 24 में 51 अप 52 डाउन सियालदा का ठहराव भी हुआ, एक्सप्रेस भी गाड़ियां रुकी और 3 आंदोलन के क्रम में हम लोगों ने 3 गाड़ियां इस रूट में धनबाद गया के बीच में गाड़ी चली और रुकी और हमारे स्टेशन का जो स्टेशन था उसका दर्जा थोड़ा ऊंचा हुआ। और इस दौरान जब आप जेल जा रहे थे तो आपके परिवार में आपका समर्थन मिल रहा था परिवार से या नहीं मिल रहा था? जब मैं जेल जाने के क्रम में मेरे पिता स्वर्गीय श्री प्रयाग नारायण चौधरी, जो पेशा से शिक्षक थे लेकिन आज़ादी की लड़ाई में उन्होंने फ्रीडम फाइटर का भी काम किया था, उन्होंने ताम्रपत्र नहीं लिया, न आज़ादी की कुछ लाभ लिया, लेकिन वो शिक्षक बन करके गुजारा किए। मैं उन्हीं का संतान हूँ और उनका मदद मुझे बहुत मिला, दिल से भी मिला, शरीर से भी मिला। जब मैं जेल जाता था तो जेल से निकालने का काम मेरे पिता स्वर्गीय श्री प्रयाग नारायण चौधरी करते थे और कभी कभी तो जेल जाने के क्रम में मुझे वो कहते थे कि जेल अच्छे लोग, समाज के बदलने वाले लोग जेल जाते हैं, इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। कभी हतोत्साह जब होते थे तो मनोबल बढ़ाने का काम मेरे पिताजी करते थे। सर, ये चलकुसा प्रखंड के निर्माण में आज मैं देख रहा था गूगल पे, विकिपीडिया में भी आपका नाम आ रहा था। तो सर, ये चलकुसा प्रखंड बनाने का जो आपका संघर्ष था, ये हमारे दर्शकों को, आपके पंचायत के वासियों को या हमारे क्षेत्र के वासियों को, पूरा चलकुसा प्रखंड के वासियों को आपने किस तरह से संघर्ष किया, किन लोगों को साथ लेकर के आपने पूरा संघर्ष को मुकाम तक पहुंचाया और फिर चलकुसा प्रखंड बना? मैं आपको बताऊं, 1980 का वो कालखंड था जब मैं अपना प्रखंड बरकट्ठा जो 40 किलोमीटर दूर पर था उसके बारे में जब कल्पना करने लगा, सोचने लगा, तो हमारे दिमाग में आया कि अगर यह प्रखंड थोड़ा नज़दीक आ जाता या हमारे ही गांव चौबे में होता तो आदमी इतना दूर सफ़र नहीं करता और जो परेशानियां होती हैं वो परेशानी नहीं होता। और मैं 1980 के 30 मार्च 1980 को पहला चलकुसा नहीं बल्कि चौबे में प्रखंड बनाओ उसका स्लोगन दिया और 1 जनवरी 1980 को मैंने पहला जनता को लेकर के रैली किया था, जो बरकट्ठा में मेमोरेंडम दिया था कि चौबे को प्रखंड बनाया जाए और वो चलता रहा, चलता रहा। उसके बाद फिर आंदोलन का क्रम बढ़ते बढ़ते एक दिन ऐसा आया कि चलकुसा प्रखंड बनने की स्थिति में आ गया था। इसका नेतृत्व तत्कालीन विधायक आदरणीय श्री राम लखन सिंह जो बरही के विधायक थे, उन्हीं के नेतृत्व में एक आंदोलन हुआ। लालू यादव मुख्यमंत्री थे, उन्होंने ही आदेश दिया जिसमें 5 प्रखंड था, जिसमें 1 नंबर चौबे, 2 नंबर चंदवाड़ा, 3 नंबर पदमा, 4 नंबर लावालौं और गिद्धौर, ये 5 ब्लॉक का निर्माण के बारे में संचिका आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव ने शुरू किया और वह बनने ही वाला था, नोटिफिकेशन होने वाला था चौबे के नाम से, लेकिन कुछ लोगों के मने सोचने पर विवश होकर के उन लोगों ने चौबे और चलकुसा के बीच में नारा दे दिया, जिसके चलते चौबे भी नहीं बना, चलकुसा नहीं बना। 12 साल के बाद हमने
हम विधायक के चुनाव लड़ रहे थे बरकट्ठा से। चलकुशा की जनता ने कहा कि मुखिया जी आप चलकुशा में प्रखंड बनाइए, हम लोग आपके साथ हैं। और हमने वहीं हाँ भर दिया और हमारे ही नेतृत्व में चलकुशा को प्रखंड बनाने की लड़ाई शुरू हुई। उसके बाद चलकुशा प्रखंड बना और आज चलकुशा प्रखंड में प्रखंड है, अंचल है, हॉस्पिटल है, थाना है, कस्तूरबा, ये सारे चीज़ों का निर्माण हुआ और आज हमारा प्रखंड बहुत अच्छे ढंग से चल रहा है। आज यहाँ प्रखंड विकास पदाधिकारी भी हैं, अंचल अधिकारी भी हैं। आज यहाँ प्रमुख हमारे श्री केदार यादव की पत्नी श्रीमती लखिया देवी हैं। प्रमुख उप प्रमुख हमारे ही घर के बगल के श्री दुर्गा प्रसाद यादव जो उप प्रमुख हैं। सर, ये चलकुशा प्रखंड का जब आप संघर्ष कर रहे थे तो उस समय भी बहुत सारी दिक्कतें आई होगी। बहुत दिक्कत। हम लोग हमारे पूरा चलकुशा प्रखंड के सारे जनता को आपने किस तरह से किन किन मुसीबतों का आपने सामना किया, थोड़ा सा डिटेल में बताएंगे ताकि हमारे चलकुशा प्रखंड की जनता ये जान सके कि जयदेव चौधरी जी ने चलकुशा प्रखंड बनाने में किन किन संघर्षों का, किन किन प्रताड़नाओं का उन्होंने सामना किया। वाकया ये है कि शिबू सोरेन मुख्यमंत्री थे। हर जगह प्रखंड निर्माण का घंटी बजा रहे और उसी क्रम में मैं आ रहा था उधर से। जब चलकुशा नहीं बना तो चलकुशा के लोगों ने मुझे रोक करके, चलकुशा की आम आवाम ने मुझे रोक करके कहा कि क्या मुखिया जी चलकुशा प्रखंड नहीं बनेगा। तो हमने उसी वक्त चलकुशा में सारे लोगों को जमा करके कहा कि इसमें चलकुशा प्रखंड बनाने, निर्माण करने के नाम पर शहीद होने के लिए कितने लोग तैयार हैं। तो उस वक्त की बात मैं बता देता हूं कि लगभग 300 लोगों ने हाथ उठा करके हमारे साथ कहा कि मैं आपके साथ मरने मारने के लिए तैयार हूं, जहां आप जाएंगे हम चलने के लिए तैयार हूं। और उसी के दूसरे दिन हम पेट्रोल बांध करके तकरीबन 300 नौजवानों के साथ चलकुशा से गुप्त रास्ते से रांची गए और रांची के मोराबादी मैदान में पेट्रोल बांध करके लगभग 250 लोग हम लोग चले। मुख्यमंत्री के उस समय मधु कोड़ा मुख्यमंत्री थे, बदल गए थे, मधु कोड़ा आ गए थे। तो मधु कोड़ा जी के आवास के बगल में पेट्रोल छींटना शुरू किए, लेकिन बहुत बाबूलाल मरांडी जी ने हमें रोका था जाने वक्त में। तो उन्होंने कहा था कि मुखिया जी आप पेट्रोल छींटने जा रहे हैं, आग लगाने जा रहे हैं, बहुत बड़ा घटना हो जाएगा, इसलिए आप रुक जाइए, हम गारंटी आपका प्रखंड बना देंगे, जरूरत पड़ने पर हम अनुमंडल बनाएंगे, लेकिन आप ये काम मत कीजिए। और मैं बाबूलाल जी के कहने पर रुक गया और मैंने कहा कि बाबूलाल जी मैं आया हूँ पेट्रोल छींटने के लिए, जान देने के लिए नहीं आया हूँ। मैं पेट्रोल जरूर छींटूंगा, माचिस नहीं मारूंगा। और मैं वही काम किया, पेट्रोल जरूर छींटा, माचिस नहीं मारा। गिरफ्तारी हुई। मैं लगभग 32 दिन जेल में रहा। हमारे साथ और 4 लोग थे, जिसमें जानकी प्रसाद यादव भी थे। हमारे साथ स्वर्गीय मुरली सिंह मुखिया चलकुशा थे। हमारे साथ बाराडी के सरपंच, चलकुशा के सरपंच यादव जी थे और बसंत पांडे जी थे। यही हम लोग 5 आदमी जेल गए और 32-33 दिन के बाद जेल से छूटे। और उसके बाद आते के साथ मैंने बोर्ड लगा करके नारियल फोड़ा और ठीक 3 महीने के बाद चलकुशा प्रखंड का निर्माण हुआ। और निर्माण होने के बाद आज चलकुशा प्रखंड फल फूल रहा है। और आज यहाँ की जनता को जो 40 किलोमीटर जाना पड़ता था, आज हम 7 किलोमीटर में ही जाकर के अपने प्रखंड का हर काम करते हैं। और मुझे वो जो अशांति थी, आज शांति मिली है। सर, हमारे दर्शक चलकुशा प्रखंड के बाहर के भी हैं,
तो आप ये तिथि बता सकते हैं कि चलकुसा प्रखंड एक्चुअली में कब बना, क्योंकि हमारे दर्शक ये जानने के लिए उत्सुकता रखते हैं कि चलकुसा प्रखंड का निर्माण कब हुआ और इनका उद्घाटन किसने किया, और उद्घाटन समारोह में आप शामिल थे या नहीं? उद्घाटन तो हजारीबाग में हो गया था, बहुत सी चीज़ों का उद्घाटन हो रहा था, उसी क्रम में चलकुसा प्रखंड का भी जो सो उद्घाटन हो गया। लेकिन तिथि के बारे में एक्चुअल अभी हम नहीं बता सकते, बाद में मैं बता सकता हूँ, लेकिन अभी मैं एक्चुअल तारीख नहीं बता सकता। दोस्तों, आप अभी देख रहे हैं श्री जयदेव चौधरी जी को। अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक इनके संघर्ष, चलकुसा प्रखंड का निर्माण में 24 स्टेशन में ट्रेनों का आवाजाही, 24 ही नहीं पूरा गया धनबाद के ट्रेनों के परिचालन में किस तरह से इन्होंने संघर्ष किया, और इस रास्ते में जितने भी यात्रीगण थे सबको इन्होंने लाभ दिलाया, सहूलियत दिलाया। आप जैसा बता रहे थे कि आप विधायक का भी चुनाव लड़ चुके हैं, तो विधायक का चुनाव लड़ने के बाद आप पंचायत का चुनाव लड़ने का फिर से प्लान क्यों बनाया सर? क्योंकि आप ऑलरेडी एक बार मुखिया रह चुके थे, तो फिर आप विधायक से फिर मुखिया चुनाव लड़ने का मुख्य कारण क्या है? सबसे पहले मैं बता दूं कि आज का इस लोकतांत्रिक सिस्टम में वोट लड़ने का बहुत से मापदंड हैं, जिसमें एक जाति नाम का जाति सूचक ज़्यादा रहता है, और मैं जिस जाति से बिलोंग करता हूँ, जिस जाति में आता हूँ, उस जाति की संख्या नाम मात्र की है, हजार से भी कम संख्या है, और जिस कारण से जिंदगी भर संघर्ष करने के बाद भी लगभग 36-37 बार जेल जाने के बाद भी आज जनता के बीच में सब लोग कहते हैं कि आदमी अच्छा है, संघर्षशील है, लेकिन वोट देने वक्त जाति और सब जाति का समाज खोजने के चलते मुझे लोग वोट नहीं देते हैं। एक बार मैं निर्दलीय लड़ा बरकट्ठा से, तो लगभग 10,000 वोट लाया था। एक बार राजधनवार से लड़ा तो वहाँ से भी 8,000 वोट लाया था निर्दलीय। एक बार सांसद लड़ा, आपको समाजवादी पार्टी से आदरणीय श्री आपको मुलायम सिंह यादव जी ने मुझे टिकट दिया, अखिलेश यादव जी ने मुझे सारे तरह से फिट करके चुनाव में मैदान में उतारा, खुद अपने से भी चुनाव प्रचार में आए। कौन से साल की बात कर रहे हैं सर, एमपी का चुनाव? इसका अगला, अच्छा, 2014 में मैं चुनाव लड़ा समाजवादी पार्टी से, और मैं हार गया। जहाँ तक बात है कि एमपी, एमएलए, मुखिया, प्रमुख, सारे चीज़ों पर मैंने चुनाव लड़ा, लेकिन अभी तक जीत मुझे सिर्फ मुखिया में ही मिली। तो आप इसलिए हैं मतलब आप मुखिया का चुनाव लड़ने के लिए प्लान बनाए हैं, लास्ट टाइम प्लान बनाया और अब जीते हैं ना जी। सर, थोड़ा सा हमारे जो बाहर के दर्शक हैं, जो चौबे पंचायत के बाहर से हैं, उन लोगों के लिए आप बताएं थोड़ा सा कि आपकी पंचायत जो चौबे है उसमें मात्र एक ही गांव पड़ता है ना, इनकी आबादी क्या होगी सर, और इनकी भौगोलिक स्थिति क्या होगी? लगभग यहाँ की आबादी 4,000 है, चौबे पंचायत की। मतदाता सूची लगभग 4,000। सर, आपने पिछले कार्यकाल जब आप मुखिया थे, तो पिछले कार्यकाल में कौन कौन सा विकास का काम किए थे सर चौबे पंचायत के लिए? थोड़ा सा हमारी चौबे पंचायत की जनता को थोड़ा बताएं। सबसे पहले तो मैंने विकास के लिए 1967 में अकाल हुआ था। हमारे गांव में एक जन वितरण प्रणाली का भी दुकान नहीं था। हम लोग जन वितरण प्रणाली की दुकान के लिए हजारीबाग रोड सरिया, अभी भी मुझे याद है, जोगेश्वर राम डीलर था जिसके यहाँ हम लोग जाते थे लाने के लिए राशन। अकाल में हमारी माँ हमको उठा देती थी, हमारे पिताजी टीचर थे जामू में। मैं सुबह जाता था, उस समय 2 नदियों के ऊपर जब पानी में जाता था
तो उस समय जो ठंड से पैर सिकुड़ जाता था, उस समय मैं सोचता था कि अगर एक पैसेंजर गाड़ी चलती तो कोई आदमी पैदल नहीं जाता। और मैं अपने जवानी के दहलीज पर चढ़ते ही हमने आंदोलन शुरू किया और 1 जनवरी 1984 को हमने गोमो गया के बीच में एक पैसेंजर गाड़ी चलाया, जिस रास्ते में मेरे पूर्वज, मेरे पिता और हम लोग पैदल चले, उस रास्ते में घास पैदा हो गया और सभी लोग अब ट्रेन से आते जाते हैं। और पहला विकास हमने ट्रेन चलाया। दूसरा विकास के अगर देखा जाए तो उस समय के हमारे रेलवे में आपको कैजुअल लेबर जो सिर्फ काम करता था लेकिन उसको कुछ नहीं मिलता था, उसका आंदोलन हमने शुरू किया। और लगभग उस जमाने में कैजुअल सिस्टम का विरोध करने के बाद कैजुअल बहाली हुई, जिसमें पूरे धनबाद डिवीज़न में लगभग 4000 लोग बहाल हुए, परमानेंट हुए, जिसमें हमारे गांव का लगभग 100 लोग, यहाँ तक कि मेरा लहुआ ठाकुर, हमारा जो पोखर ठाकुर नाम था, जिसके पैर में बैग फट गया था, जिसको घर में इज्जत नहीं होता था, जब परमानेंट नौकरी मिल गई तो उसका आव भगत होने लगा और वो आदमी अपना पूरा उम्र नौकरी किया और बाद में वो मरा। आज भी उसके घर के लोग उससे लाभान्वित हुए। इस तरह से हमारे गांव में 100 लोग, नाम मैं गिना सकता हूँ। डमर मियाँ जो रेलवे में उसका छोटा भाई रिटायर किया और मैं उसका बड़ा भाई को कैजुअल लेबर में काम किया था, मैंने बहाल करवा दिया। और वो मरने के बाद उसका बेटा शमसुद्दीन मियाँ आज हजारीबाग रोड में वो शायद पोर्टर है या स्टेशन मास्टर है, अनुकंपा पर बहाल हुआ। इस तरह से सैकड़ों उदाहरण है। हबी मियाँ, डम्बर मियाँ, झंडू मियाँ, खुरबान मियाँ, आपको टोकन ठाकुर, इस तरह से सैकड़ों नाम, मस्केडी के, महतोड़ी के, आपको बंगरा के, बरवाडी के बहुत से लोग बहाल हुए। और आज भी रेलवे में वो लोग रिटायर करके आज लाखों लाख रुपया लेकर के घर वापस आया। ज़्यादातर तो लोगों का जो सब बाल बच्चा आज रेलवे में काम करता है वो हमारे ही आंदोलन का देन है। इस तरह से काम अगर कहा जाए तो हमारे गांव में दोनों नदी पर पुल बनवाया गया, बराकर में पुल बनवाया गया, आपको बाबूलाल मरांडी जी को ला करके पानी में पैर पार करवा करके और कर्मा बाबा जगह पूजा करवा करके हमने पुल बनवाया। इस तरह कितना गिनावे अपने पंचायत। सर ये सारा काम आप मुखिया रहते हाँ, मुखिया रहते हुए किया। हमने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। कितना बार जेल गए हमको अंदाज है कि 36-37 बार जेल गए। बहुत से लोग तो कहा कि नहीं आप 46 बार जेल गए हैं, लेकिन मुझे गिनती याद नहीं है, लेकिन 36 बार से तो ऊपर जेल गए हैं। और हमारे साथ लगभग 4000 से ऊपर लोग जेल गए हैं। सर जब 2011 में चुनाव हुई थी, पंचायत की 11 में हुई थी ना? नहीं, हमारा हम 1978 में हुए। पहले वाले हमारी पत्नी जीती थी। अच्छा सर, जब 2011 का जो चुनाव हुआ था मुखिया का, बहुत लंबे समय के बाद झारखंड में जब पंचायती राज में मुखिया लोग का चुनाव हो रहा था, तो आपकी पत्नी यहाँ से विजय हुए थे, आप उनके प्रतिनिधि थे। तो आप बता सकते हैं कि जब आपकी पत्नी यहाँ की मुखिया थे तो प्रतिनिधि के रूप में आप क्या कार्य, आपकी पत्नी तो थी लेकिन प्रतिनिधि के रूप में आप क्या कार्य करवाए और क्या क्या समस्या आ रही थी? क्योंकि जो 1978 के बाद से 2010-11 में पूरा चेंज हो गया था, पूरा पीढ़ी चेंज हो गया था। किस तरह का समस्या आपके सामने आई? 2011 में सबसे पहले ग्राम सभा करके मास्टर प्लान बना करके इस गांव के सभी लोगों को, गरीब लोगों को, जो बीपीएल रेखा के नीचे लोग थे या बीपीएल रेखा में जिनका नाम नहीं चढ़ा था, सारे लोगों को हमने नामांकित किया, नाम दर्ज करवाया, इंदिरा आवास में जोड़ा आपको, और तरह तरह जो लाभ होता है पंचायत का उसमें जोड़ा। और जो पंचायत का पैसा आया उसमें हमने शहीद चौक से लेकर
आपको बड़ाकर तक रोड बनाने का काम किया, फिर नागेश्वर चौधरी के घर से लेकर के और आपको पारटार तक, दमदमिया तक हमने काली जो सो कालीकरण करवाया। और इसी तरह से गांव में रोड, हॉस्पिटल, एक छोटा सा स्वास्थ्य उपकेंद्र भी खुला। हमने स्वास्थ्य एक हाई स्कूल चलाया, यहाँ हाई स्कूल नहीं था तो स्वामी सहजानंद सरस्वती उच्च विद्यालय का निर्माण किया, जिसमें लगातार 9 साल तक वहाँ से बच्चे पढ़े और पढ़ करके वहाँ से मैट्रिक पास प्राइवेट रूप से परीक्षा दे करके पास किए। और अभी फ़िलहाल हमारे गांव में ही 10+2 तक स्कूल है। और वर्तमान में जो स्कूल मैंने चलाया था वो स्कूल स्वामी सहजानंद सरस्वती उच्च विद्यालय अभी बंद है। हमारा आने वाले समय में, भविष्य में हम वहाँ एक इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने का सपना देखे हैं। 2015 जब चुनाव हुआ था मुखिया का, तो उसमें हार जो आपकी हुई थी आपकी पत्नी का, उसका मुख्य कारण आप क्या समझते हैं? मुख्य कारण ये है कि एक तो बहुत एक लंबा समय जनता को देखने को मिला था। जनता को खट्टा मीठा अनुभव था कि, और ख़ास करके मेरे जो प्रतिद्वंदी थे उन्होंने अपनी पत्नी को लगभग 25 वर्षों से छोड़ रखा था और उन्होंने नारा दिया कि अगर आप मुझे जिता देंगे तो मैं पत्नी को रखूँगा। और आज भगवान की कृपा से उसको 2 बच्चे हो गए हैं। जहाँ तक बात है, हमारी शुभकामना है कि उसको 2 बच्चा हुआ है, लेकिन भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उसको 2 और पुत्र दे दें, यही हमारी शुभकामना है। तो आप हार का मुख्य कारण मानते हैं भावनाओं से खेल करके? भावना से, यही मानते हैं हार का मुख्य कारण भावनाओं से खेलना था। 15 से अभी जो वर्तमान मुखिया हैं चौबे पंचायत के, उनको कार्य को आप किस तरह से देखते हैं? उन्होंने विकास किया या विकास नहीं किया? मैं इसके बारे में कुछ बताने से गुरेज करता हूँ और मैं बताना नहीं चाहता हूँ। आप स्वयं गांव में जा कर के लोगों से पूछ सकते हैं कि हमारे कार्यकाल में क्या खट्टा मीठा अनुभव हुआ, इनके कार्यकाल में क्या खट्टा मीठा अनुभव हुआ। जनता का जो विकास का जो मापदंड है, वो मापदंड में कितना वो ठहरे हैं, कितना हम ठहरे, इसके बारे में जनता ही निर्णय करेगी। जनता की अदालत में ही हमको भरोसा है और जनता जो निर्णय देगी उसी को हम मानते हैं। सर, अभी जो आगामी चुनाव जो होने वाले हैं मुखिया का चौबे पंचायत में, तो ये अभी रिजर्वेशन जो था, महिला का रिजर्वेशन था, वो हट चुका है जी, तो सुनने में आया। हाँ, अगर यदि चुनाव होता है और जनरल सीट होता है तो चुनाव आप लड़ेंगे? जनरल सीट होगा तो एक बार मुझे लड़ने की इच्छा है। ठीक है सर। तो सर, जब आपको आगामी चुनाव में चौबे पंचायत की जनता अगर यदि चुनती है तो आपका कुछ तो प्लान होगा ना सर? तो आपका प्लान किस तरह का है, ब्लूप्रिंट किस तरह से रखें चौबे पंचायत की जनता का विकास करने के लिए? जैसे आप मुझे बताएंगे कि आप शिक्षा के क्षेत्र में आपका क्या प्लानिंग? सर्वप्रथम बच्चे बच्चियों को पढ़ने के लिए मैं डिग्री कॉलेज का निर्माण करना चाहता हूँ। साथ में बाबूलाल मरांडी के कथनानुसार उन्होंने कहा है कि आने वाला समय अगर साथ दिया तो जिस स्कूल को मैं खोला था वो ज़मीन वहाँ पड़ा हुआ है, मकान भी बना हुआ है, वहाँ एक हम सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज खोलना चाहता हूँ चौबे पंचायत में। चौबे पंचायत में साथ साथ एक हॉस्पिटल, हम 10 बेड का हॉस्पिटल बनाना चाहते हैं। और हम चाहते हैं कि यहाँ रोज़गार के लिए कम से कम, जिस तरह से आज रोजी रोटी के लिए लोग ट्रेन पकड़ के तलैया जाते हैं और लगभग 500 लोग डेली रोज़ कमा करके आता है, उसी तरह से हम चाहेंगे कि यहाँ भी कोई माने काम करने का उद्योग खुले। ये हमारी प्रबल इच्छा है और हम चाहेंगे कि सरकार से मांग करेंगे, भारत सरकार या झारखंड सरकार से, कि यहाँ रोज़गार के लिए कुछ जो सो व्यवस्था किया जाए। कृषि को लेकर के आपका कुछ प्लानिंग है सर? कृषि को लेकर के प्लानिंग है कि
हम बराकर के माध्यम से हम एक लिफ्ट इरिगेशन, हम अपने गांव के सबसे ऊंचा जगह पर लिफ्ट इरिगेशन करें, एक तालाब बड़ा बनावें और वहीं से पानी पूरे पंचायत को हम सप्लाई करके खेती के लिए, पीने के लिए व्यवस्था करें। ये वो एरिया आप देख चुके हैं कि किधर हमको लिफ्ट इरिगेशन? हाँ, हमने शुरुआत भी कर दिया। चौबे पंचायत की जनता? हाँ, शुरुआत चौबे की जनता देखी है। हमने नींव नहीं दिया है, बल्कि वहाँ बहुत से आधा काम शुरू कर दिया है, लेकिन बहुत से कारण के चलते, राजनीतिक कारण के चलते, राजनीतिक पूर्वाग्रह से ग्रसित होने के चलते वो बंद है। लेकिन अगर हमको जिसी दिन जनता ताकत देगी, मैं सबसे पहले काम वही करूँगा। सर, आपके पंचायत में हिंदू मुस्लिम दो तरह के संप्रदाय रहते हैं, तो ये दोनों संप्रदाय में शांति व्यवस्था स्थापित करने के लिए आपका कुछ ब्लूप्रिंट है क्या, या हमेशा ये एरिया पूरा शांति रहता है? इसके बारे में तो मैं बताऊंगा कि आपको मुसलमान भाइयों से भी जाकर के पूछना चाहिए। और हमारा जहाँ तक बात है कि मैंने, हमारे दिमाग में कभी भी हिंदू मुसलमान की बात नहीं आया है, और हमेशा हिंदू मुसलमान को अपना भाई समझ करके, अपना खून समझ करके मैंने सेवा करने की कोशिश किया है, और आने वाले भविष्य में भी हम सेवा करना चाहते हैं। सर, आप 1978 में भी मुखिया थे, 2011 में मुखिया प्रतिनिधि रहे, आप पूर्व मुख्यमंत्री श्री बाबूलाल मरांडी जी के साथ में भी मिलकर काम किया है, शिबू सोरेन के साथ में भी काम किया है। सर, हमारी जो आप जैसा बताए कि यहाँ पे जातिवाद हो जाती है, आप इतना संघर्ष करने के बाद भी आपको जनता ज़्यादा वोट नहीं कर पाती है, प्रदेश लेवल के नेता रह चुके हैं, तो हमारे माध्यम से अपने जनता को पूरा डिटेल में बताएंगे सर मुखिया का क्या क्या कार्य शक्ति होता है, क्योंकि बहुत सारी महिलाएं को मुखिया का कार्य शक्ति नहीं पता, वो सिर्फ जानती हैं वृद्धा पेंशन, राशन कार्ड, या लड़ाई झगड़ा का मैटर हो तो मुखिया जी के पास चलते हैं। तो सर, हम हमारे व्यूअर को पूरा डिटेल में बताएंगे सर मुखिया का क्या क्या कार्य शक्ति होता है? मुखिया का जो कार्य शक्ति होती है वो जनता के द्वारा दी हुई शक्ति है। जनता, जिस पंचायत में जितनी आबादी होती है उसके हिसाब से, उस जनगणना के हिसाब से राजस्व मिलता है, पैसा मिलता है, और आप उसी हिसाब से अपने पंचायत में विकास कर सकते हैं। जहाँ तक बात है कि हमने अपने कार्यकाल में जो पैसा आया उसका एक एक पैसा का हमने के माध्यम से आप अपनी शक्ति को और तीव्र कर सकते हैं। आप जनता के माध्यम से आपके जो हक हैं उसके बारे में आप पंचायत से लेकर के, प्रखंड से लेकर के, जिला से लेकर के राज्य तक अपनी बात को रख सकते हैं, और ज़रूरत पड़ने पर लोकतांत्रिक मर्यादा के तहत आप हक के लिए लड़ाई लड़ सकते हैं, जिसमें बहुत से चीज़ हैं, जिसमें आप स्वरोजगार के लिए भी लड़ाई लड़ सकते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में भी आप लड़ सकते हैं, बिजली के भी क्षेत्र में लड़ सकते हैं, स्वास्थ्य के भी क्षेत्र में भी लड़ सकते हैं। और लड़ने के लिए तो पूरी दुनिया खाली है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जनता अगर सहयोग दे तो निश्चित तौर पर लड़ाई, बहुत लंबी लड़ाई लड़ी जा सकती है और हक दिलाया जा सकता है। बरकट्ठा विधानसभा जब से बना है तब से इस बात को भली भांति जान रहे हैं, अभी तक बहुत सारे विधायक हुए, बहुत सारे का नाम भी लिया आपने। तो सर, ओवरऑल जो आपके नज़रिया, मैं आपका नज़रिया जानना चाहता हूँ कि अभी तक सबसे ज़्यादा विकास किन विधायक के कार्यकाल में हमारे बरकट्ठा विधानसभा का हुआ है? सामान्य ढंग से विकास हुआ है, लेकिन अगर देखा जाए तुलना के आधार पर तो प्रोफेसर जानकी प्रसाद यादव के कार्यकाल में ज़्यादा विकास हुआ है। और हमारे जो वर्तमान विधायक हैं उनके, ये वर्तमान में भी हैं, इसके पूर्व में भी रहे हैं, इनके पिताजी भी पूर्व विधायक थे। तो ओवरऑल अगर हम जानकी प्रसाद यादव जी और अमित यादव जी के कार्य को तुलना करें, क्योंकि जानकी जी एक बार बने हैं विधायक और ये 2 बार बन चुके हैं, इनके पापा 1 बार 3 बार, तो दोनों अगर कंपेयर करें, क्योंकि वर्तमान में जो मेन कंपटीटर हैं यही हैं,
तो इन दोनों को अगर विकास के रूप में देखें तो किनका ज़्यादा है सर? जानकी यादव। सर अब पूरा प्रदेश के नेता हैं, हमारे कोडरमा लोकसभा जिसके अंतर्गत आप आते हैं, हमारे पहली बार जब से कोडरमा लोकसभा बना है तब से पहली बार हमारे एमपी को भारत सरकार में मंत्री बनाया गया है। इस बात को लेकर को आपको कितनी खुशी है और हमारे एमपी महोदया से आप क्या इच्छा प्रकट करना चाहते हैं कि किस तरह से आपके क्षेत्र में विकास हो? सांसद बनता है 5 साल के लिए, ये मंत्री बनी है 2 साल बीतने के बाद बनी है मंत्री। इनके सामने कार्य अवधि मात्र 2.5 साल है। 2.5 साल के समय में अगर चाहें तो हम लोगों का सोच है कि अगर चाहें तो गया धनबाद के बीच में एक जोड़ी पैसेंजर गाड़ी चला दें, ये हमारी इच्छा है। इनसे में हमारा इच्छा है कि कम से कम कोडरमा से लेकर के और यहाँ तक रोड बना दें। अभी वर्तमान में कोडरमा लोकसभा में पहली बार हमारे एमपी को मंत्री बनाया गया है। इस बारे में आप क्या सोचते हैं? आप किस तरह से शुभकामना देना चाहते हैं और क्या अपेक्षा रखते हैं अपने क्षेत्र के लिए? उम्मीद तो बहुत बड़ा है, आशा भी है, विश्वास भी है कि वो कुछ करेंगी, इसलिए कि भारत सरकार में मंत्री हैं और शिक्षा मंत्री हैं, तो हम तो चाहेंगे कि भारत सरकार के माध्यम से कुछ रेल का आवागमन संबंधी समस्याएं दूर करें, एक्सप्रेस का ठहराव करवाएं। अच्छा, कम से कम आज सबसे ज़्यादा ज़रूरत है यहाँ रोज़गार का, तो रोजी रोटी देने के लिए कुछ इंतज़ाम करें, ये हम लोग आशा करते हैं। और समय बहुत कम है, काम बड़ा है, अगर करेंगे तो आने वाला कल याद करेगा लोग, नहीं करेंगे तो जिस तरह सबको भूल गया इनको भी भूल जाएंगे। सर हमारे राज्य में जो हेमंत जी की सरकार है, गठबंधन का सरकार है, इसके बारे में आप कुछ 2 शब्द बताना चाहेंगे हमारे जो भी व्यूवर हैं? कैसा चल रहा है कार्यकाल? काम कम और ज़्यादा हवाबाजी ज़्यादा करता है, काम कम, काम कुछ नहीं हो रहा है। हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं, जो भाजपा की सरकार है, पिछला लगभग पहला टर्म अभी दूसरा टर्म चल रहा है, इसको ओवरऑल आप अपना जिस तरह से आपके पास अनुभव है उस तरह से लेकर के हमारे जो भी व्यूवर हैं, आपका क्या पर्सनल अनुभव करता है कि किस सही काम कर रहे हैं या क्या काम कर रहे हैं? देखिए, 130 करोड़ जनता का जो अपेक्षा है, जो आशा है, आज सबसे बड़ी बात है कि महंगी इतनी बढ़ गई है कि पेट्रोल का दाम, डीजल का दाम, रसोई गैस का दाम, आपको ट्रेन में चले जाइए तो पहले सीनियर सिटीजन के माध्यम से बुजुर्ग लोगों को कुछ फैसिलिटी मिलता था, आजकल बंद कर दिया गया है। और ट्रेन में भी दाम बढ़ा दिया गया है। तो ये सरकार की जो अपेक्षाएं हैं, सरकार के प्रति जो आशा था, और ख़ास करके यहाँ की जो स्थानीय सांसद जो मंत्री बनी है उससे जो आशा है, उसमें आशा के विपरीत कार्य हो रहे हैं। रहा था कि चलकुसा जो आपका प्रखंड है वो हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट से बहुत ज़्यादा दूरी पे होता है, और लोगों का कहना था कि हमारा जो चलकुसा प्रखंड है अगर कोडरमा ज़िला में मिला लिया जाए तो बहुत अच्छा होता। अगर आप जा रहे हैं, वो पुराने नेता हैं, तो इनको लेकर के आपका कुछ है सर प्लान? हम लोगों का तो लड़ाई चल रही है कि चलकुशा को आप भी चाहते हैं ना कि हाँ कोडरमा में चलकुशा को कोडरमा में शामिल करने की लड़ाई आज से नहीं, हम लोग बहुत पहले से शुरू किए हुए हैं, लेकिन अभी तक इसका प्रतिफल नहीं हो पाया है। हम आशा करते हैं कि जनता के माध्यम से आने वाले कल में हम ज़रूर इससे लड़ाई लड़ना चाहेंगे। अगर बन जाता है तो ठीक है, नहीं तो हम लोग आंदोलन के बल पर चलकुशा को कोडरमा में शामिल करेंगे। कि जो आगामी चुनाव का जो मुखिया का चुनाव होने वाला है उसमें 24 पंचायत की जनता जो लास्ट टाइम सही गलत का पहचान न कर करके आपकी पत्नी को हराया, इस बार तो आप खुद उम्मीदवार हैं,
उन लोगों से आप क्या आग्रह, क्या अपेक्षा या किस तरह से क्या बोलना चाहते हैं? हम जनता से एक ही बात कहना चाहते हैं कि हमारे कार्यकाल में अगर आपको अच्छा लगा होगा, अगर जनता के बीच में अगर हम काम करने में अगर माने 100/100 अगर हमारा नंबर अगर आया होगा, तब मुझे वोट देना, तब मुझे चाहना। और अगर 100 में 99 आया होगा तो हमको मत देना। दोस्तों, आप अभी देख रहे हैं चौबे पंचायत के पूर्व मुखिया प्रतिनिधि और आगामी चुनाव के प्रत्याशी श्री जयदेव चौधरी जी को। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, और इनकी जो संघर्ष की कहानी है हमारे क्षेत्र में, हमारे प्रदेश में हर लोगों तक पहुंचना चाहिए। मैं आज इस मौके पर इस चैनल को और ख़ास करके चैनल को लेकर के हमारे गांव में, हमारे घर में से उनको धन्यवाद देता हूं। और आने वाला जो कल हो, इस चैनल को जनता कम से कम इसको रिकॉग्नाइज करे, जनता इसको चाहत भरी नज़रों से देखे। और मुझे विश्वास है कि जिस तरह से घर घर, टोला टोला, गांव जा कर के इन्होंने जो सो समाचार खबर लेने का कोशिश किया है, इसके लिए ये बधाई के पात्र हैं। हमें विश्वास है कि आने वाला कल इस चैनल का हम चाहेंगे कि इस चैनल को चाहने वाले लोग कम से कम चाहत भरी नज़रों से इन्हें सब्सक्राइब करें।